फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन 3 में हमने प्रवेश कर लिया है। तो लॉकडाउन 3 को प्रवेश करने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें कि एक है ग्रीन, एक ऑरेंज और एक रेड है, जो आप बड़ी अच्छी भली भांति तरह से जानते हैं। तो आप लोगों के सहयोग से और जो सरकार है एवं सरकारी कर्मचारी हैं, उसका नतीजा अभी तक ये है कि अरुणाचल, जब लास्ट भारत सरकार ने क्लासिफिकेशन किया तो उसमें ग्रीन है। तो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और प्लस कैपिटल कॉम्प्लेक्स का एरिया, वो सारा का सारा ग्रीन है। तो वो तो ज़्यादातर, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रीन एरियाज़ में कुछ चीज़ें हैं जो कि परमिसेबल नहीं होंगी, तो वो अरुणाचल में भी परमिसेबल नहीं होंगी। जैसे कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं चलेगा, लेकिन उसके एक्सेप्शंस हैं। जैसे मान लीजिएगा कि एसेंशियल सप्लाइज़ है, मेडिकल के ग्राउंड है, या कोई इमरजेंसी है, तो उसके लिए एग्जम्पशन है कि मैं गुवाहाटी भी जा सकता हूँ, शिलोंग भी जा सकता हूँ, लेकिन ओपन नहीं होगा। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, उन पर फ़िलहाल कोई उस पर एक्टिविटी परमिट नहीं होगी। उसी तरह से जो रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटलिटी वाले जो सर्विसेज हैं, वो भी अब नहीं चलेंगे फॉर अ टाइम बिंग 17 मई तक। लेकिन यदि कोई ऐसा संस्था है जो कि पुलिस को सप्लाई कर रहा है या क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो चलेंगे। सिनेमा हॉल हैं, जिम हैं, क्लब्स हैं, शॉपिंग मॉल हैं। जैसे अरुणाचल में शॉपिंग मॉल तो है नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, स्विमिंग पूल हैं, पार्क्स हैं, बार, ऑडिटोरियम, इस तरह के जो प्लेस हैं जहाँ पर के हम उम्मीद करते हैं कि लार्ज नंबर में पब्लिक आती है, वो अलाउड नहीं होगा। किसी भी तरह की लार्ज गैदरिंग, चाहे वो सोशल है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, वो अलाउड नहीं की जाएगी। शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक एक्टिविटीज़ कंट्रोल रहेंगी। तो उसका मतलब है कि कर्फ्यू टाइप का अरेंजमेंट रहेगा। लेकिन ये बेसिकली जो हमारा स्पेशल कैपिटल रीजन है वो, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, क्योंकि अरुणाचल बहुत बड़ा वाइड एरिया है और छोटे छोटे गांव हैं, तो गांव में कर्फ्यू लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसी तरह से हमें आशा है कि जो 65 साल से उम्र के जो सीनियर सिटीजन हैं और 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं, वो अपने घरों में रहेंगे, तो जिससे उनका स्वास्थ्य है और किसी तरह का ये वायरस का अटैक उन पर ना हो पाए। इसी तरह से जो स्पिटिंग है, क्योंकि ये जो वायरस है, सुना है कि पानी के साथ में काफ़ी टाइम तक जिंदा रहता है, तो स्पिटिंग पब्लिक प्लेस पे परमिट नहीं की जाएगी। और 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे नहीं होने चाहिए। वीकली मार्केट जो हमारे यहाँ लगती है अरुणाचल में, उसको अभी 17 तारीख तक परमिशन नहीं दी जाएगी। इनर लाइन परमिट और जो हमारा रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, RAP जिसको हम कहते हैं, जिसको कि हमने लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही बंद कर दिया था, वो अभी भी बंद रहेगा, उसको अभी खोला नहीं जाएगा। वियरिंग, जैसे आप सब लोगों ने मास्क वियरिंग करी रखी है, तो पब्लिक प्लेस में हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी व्यक्ति इसको पहनेंगे। और इसके अलावा जैसे सेल ऑफ पान है, गुटखा है और च्युइंग टबैको वगैरह है, वो उनकी खरीद और बेचना परमिट नहीं किया जाएगा। अब इसमें एक बड़ा मुद्दा ये बनता है कि अरुणाचल प्रदेश में, स्पेशली जो ईस्टर्न सेक्टर में जब हम ट्रैवल करते हैं, तो हमको आसाम से गुजरना पड़ता है, क्योंकि यदि हम विद इन अरुणाचल चलने की कोशिश करेंगे तो इसमें 2 दिन भी लग जाएंगे। जैसे यहाँ से हम लॉन्गडिंग जाना हो और दापोरी जो जाना हो, तो 2 दिन कम से कम लग जाएंगे। तो इसीलिए हमने ये कहा है कि जो मान लीजिए कैपिटल कॉम्प्लेक्स से ईस्टर्न सेक्टर या ईस्टर्न सेक्टर से कैपिटल सेक्टर की तरफ आने में जो आसाम के द्वारा मूवमेंट होगा, क्योंकि उसमें ये भी हो सकता है कि बीच में कहीं आदमी रुकेगा, खाना पीना खाएगा, तो किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाए जिसको ये कोरोना 19 का प्रकोप है, तो उसको हम कन्वॉय में मूवमेंट करेंगे।
कन्वॉय का मतलब ये होगा कि गाड़ियाँ रहेंगी तो उसमें पुलिस का एस्कॉर्ट वगैरह रहेगा, और जिससे कि वो आसाम टेरिटरी में यानी उतरे नहीं या कोई नया पैसेंजर ना लें और वो अपने अरुणाचल के एंट्री पॉइंट पर चले जाएंगे। इसी तरह से कन्वॉय यानी कि सुबह एक कन्वॉय, शाम को एक, जैसे यहाँ से रुकसिन हो गया, लिखाबाली हो गया, एक TCL एरिया में हो गया। इसी तरह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर 50% की कैपेसिटी रखी जाएगी। यदि बस की कैपेसिटी मान लीजिए 50 है तो 25 रहेगा, 40 है तो 20 रहेगा। फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड कैरियर्स वो पूरे देश में ही, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ के चलते हुए चल रहे हैं, तो उसमें जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस इशू कर रखी है उनको सबको फॉलो करना होगा। कि ऐसा नहीं है कि गुड्स के ट्रक में पता चला कि पैसेंजर भी जा रहे हैं, यदि हैंडीमैन या हेल्पर हैं तो उसमें 2 की परमिशन है तो 2 रहें, 4 नहीं रहें। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, और जो सरकारी तंत्र जैसे हमारे ऑफिसेस हैं, अब वो अपने नॉर्मल तरीके से काम करेंगे। लेकिन जो न्यू नॉर्मल की हम बात करते हैं बार बार, कि सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशंस हैं, डिसइंफेक्टमेंट है ऑफ एरिया, मास्क वगैरह है, वो सब हम उम्मीद करेंगे कि सब व्यक्ति उसको यूज़ करें। एक जो यानी स्पेशली अरुणाचल के संदर्भ में एक बड़ा मुख्य विषय है कि अभी हमने ये नहीं कहा है कि आप लेबर बाहर से लेकर आएंगे, क्योंकि इनर लाइन परमिट और रैप जो रैप है वो अभी हमने अलाउड नहीं करा है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जो हमारे अरुणाचल में पहले से ही जो लेबरर्स हैं उन्हीं को आप यूज़ करते हुए इन सब एक्टिविटीज़ में काम किया जाएगा। इसी तरह से ई-कॉमर्स है, वो तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का पार्ट है। सभी सरकारी संस्थाएं अब खुलेंगी, सब वी एक्सपेक्ट के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना काम शुरू करेंगे। बट उम्मीद ये करेंगे कि जो जितना ज़्यादा कार्य टेक्नोलॉजी के द्वारा हो सकता है वो किया जाए, जिससे कि अननेसेसरी की गैदरिंग है, मीटिंग्स हैं लार्ज, वो सब ना की जाए। आप जब हम सारी एक्टिविटीज़ अलाउड कर रहे हैं तो एक आप शायद बाद में क्वेश्चन पूछेंगे, उससे पहले मैं जवाब दे दूं कि लिकर शॉप जो है उसको भी अलाउड किया जाएगा। लेकिन वहाँ हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसा आज दिल्ली में सुबह हुआ कि वो नहीं होगा कि जहाँ 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाए। तो आपकी जितने भी हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, CHC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि वो सभी अपने पुराने तरीके से अपना कार्य शुरू करेंगे। उसमें अब वो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो लेकर आएंगे। एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, कॉमर्शियल का, इंडस्ट्रियल का, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वो सब अलाउड है, इंक्लूडिंग जो हमारे टी गार्डन्स हैं। अब सिर्फ उसमें एक प्रतिबंध ये रहेगा कि बाहर से आप लेबर मत लाइए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पहले भी खुले हुए थे, अब भी खुले रहेंगे, तो उसमें ऐसा कोई अभी विषय नहीं है। दूसरा यह है कि जो आरोग्य सेतु करके एक एप्लीकेशन है वो हम ये स्पेशली जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे हम उम्मीद करेंगे कि वो एक तो डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के पश्चात वो अपना जो, मान लीजिए मैं बुखार हो गया या कोई फीवर हो गया, तो मैं उस पर अपना जो स्टेटस है वो अपलोड भी करूँ। फेस मास्क के चलते हुए हमने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति नहीं पहनेगा तो उसको 100 रुपये का पीनल एक्शन भी है। और सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी है। अच्छा हाँ, ये के विषय जो मैरिजेस का है कि मैरिज एक हिंदुस्तान में मैरिज और ये सब चीज़ों को बड़ी अहमियत है, तो वो अलाउड किया जाएगा, लेकिन उसमें 50 से ज़्यादा यानी गेस्ट नहीं होने चाहिए। इसी तरह से यदि फ्यूनरल्स है या क्रेमेशंस हैं उसमें 20 से ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए। स्पिटिंग ऑफ पब्लिक प्लेस, जैसा मैंने पहले कहा कि वो पनिशेबल ऑफेंस हो गया। वेयरिंग ऑफ द फेस मास्क, जैसा पहले कहा है कि सभी वर्क प्लेस पे ज़रूरी है, और सभी वर्क प्लेस पर ये ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। और थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ यानी ऑफिसेस में, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, सब में होना चाहिए। 2800 के करीब हमारे बच्चे हैं जो उनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, और बाकी जो नॉर्मल पर्सन भी हैं या जो स्टैंडर्ड हैं इन वेरियस पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो उसमें ये डिसाइड हुआ है कि उनको
अब आने वाले जो नेक्स्ट 10 to 12 डेज़ 14 डेज़ में इन सबको हम तरीके से सिस्टमेटिकली वापस अरुणाचल प्रदेश में जो आना चाहता है उनको लाएंगे। और पहले फेज़ में यानी कि अभी जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और ये करीब करीब 2812 हैं, 2812 हैं जिन्होंने कि हमको अप्रोच किया है थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इनको हमारा ये आइडिया है कि परसों से यानी कि 6 तारीख से उनको सिस्टमेटिकली अरुणाचल में लेकर आएंगे। हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट कर ली है कि वो किस किस राज्य में कितने व्यक्ति हैं और कहाँ कहाँ से वो अरुणाचल में एंटर करेंगे, क्योंकि इसमें जब वो एंटर करेंगे तो जो एक सबसे बड़ा मुख्य विषय रहेगा कि वो पहले 14 दिन जो है, इवन यदि मैं एसिम्टोमेटिक भी हूँ तो क्वारंटाइन मस्ट है। तो क्वारंटाइन मस्ट होने के लिए तो 14 दिन उसको क्वारंटाइन में रहना होगा। उसी के पश्चात यानी कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की हम बात कर रहे हैं, और उसमें यदि क्वारंटाइन 14 दिन के पश्चात यदि कोई इसमें सिम्टम्स डेवलप नहीं होता है और इसी बीच में हम जो रेगुलर RT-PCR टेस्ट होता है, वो जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, तो आपने सुना होगा कि काफ़ी यानी कंट्रोवर्सी में आ गया था पूरे देश में कि उनकी क्वालिटी वगैरह को लेकर यानी कि कुछ क्वेश्चन मार्क उठे थे। लेकिन हमने सोचा क्योंकि नंबर हमारे एक बहुत ज़्यादा नहीं है, रीज़नेबल हैं, तो इनको हम कोशिश करके सभी को यानी कि RT-PCR टेस्ट करेंगे। तो मान लीजिए व्यक्ति जो भी हम आएंगे तो एक बार हमारी जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है उसमें आएगा और 3 दिन के पश्चात उसका RT-PCR टेस्ट हम करेंगे। क्योंकि 3 दिन का इसलिए रखा है कि यदि मान लीजिए मेरा इन्फेक्शन बंदरदेवा जब मैं पहुंच रहा था तो उससे आने से जस्ट पहले यदि हुआ है तो उसके जो यानी कि वायरस के जो कंसंट्रेशन है, स्ट्रेंथ है, वो डेवलप होने में कम से कम 36 घंटे लगते हैं। तो 36 घंटे की जगह हमने कोशिश करी है कि अब 72 घंटे बाद करें। तो 3 दिन के बाद में उनका टेस्ट कर लेंगे और यदि वो टेस्ट में पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो फिर वो उनको एक इंस्ट्रक्शन दे करके कि भाई अपने घर जाइए लेकिन थोड़ा सा केयरफुली रहिए। तो वो एक आज डिसीजन हुआ है, और जब तक वो टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आएगा तो वो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रहेगा। तो ये आज का हमारा यानी डिसीजन था रिगार्डिंग कि हम कोविड-19 का जो लॉकडाउन फेज़ 3 है उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, और ये सारा सिस्टम इन प्लेस 17 मई तक रहेगा। उसके बाद में फिर किस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कैसी होती है उसी के हिसाब से फिर फर्दर डिसीजन होगा।